किसी राज्य में रोबोट नाम का एक राजा रहता था। कुछ समय बाद राजा की पत्नी एक बच्ची को जन्म देती है। बच्ची के जन्म से कुछ देर बाद ही रानी की मृत्यु हो जाती है। राजा उस बच्ची का नाम सिंड्रेला रखता है, लेकिन सिंड्रेला का रंग बहुत ही काला था। इस वजह से दूसरे लोग उसे कम पसंद करते थे। फिर कुछ समय बाद अपने मंत्रियों की सलाह पर राजा दूसरी शादी कर लेता है। धीरे धीरे समय बीता चला जाता है। फिर राजा की दूसरी पत्नी एक सुंदर लड़की को जन्म देती है। उसका नाम रोजी था। धीरे धीरे सिंड्रेला और रोजी बड़ी हो जाती हैं। रोजी को अपने रंग रूप पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। साथ ही वो सिंड्रेला के काले रंग का मजाक उड़ाया करती थी। लेकिन काले होने के बावजूद सिंड्रेला स्वभाव से बहुत दयालु और अच्छी थी। वो हमेशा राज्य के गांव में जाकर वहां की गरीब लड़कियों की सहायता किया करती थी। धीरे धीरे उस राज्य के सभी लोग सिंड्रेला के स्वभाव की वजह से उसे पसंद करने लगते हैं। पिताजी सिंड्रेला का उठना बैठना गरीब मामूली लड़कियों के साथ है। इसमें तो राजकुमारी के बिल्कुल गुण नहीं है। इसकी वजह से हमारे परिवार की बहुत बेइज्जती होती है। लेकिन राजा रोजी की बात को नजरअंदाज कर देता है। कोई बात नहीं बेटा, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। तुम्हारी बहन बचपन से ही ऐसी है। इतना कहकर राजा वहां से चला जाता है। फिर एक दिन रोजी अपने जन्मदिन पर पड़ोस के राज्य से बहुत बड़ी ब्यूटिशियन को बुलाती है। वो ब्यूटिशियन रोजी का मेकअप कर रही थी। तभी सिंड्रेला खिड़की के पास खड़ी होकर रोजी को तैयार होते हुए देखने लगती है। सिंड्रेला, तू मुझे इस तरह घूर क्यों रही है? देख, तू यहाँ से चली जा वरना मुझे तेरी काली नजर लग जाएगी। रोजी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी इस तरह ब्यूटिशियन से अपना मेकअप करवा लूं। नहीं नहीं, ये ब्यूटिशियन सिर्फ सुंदर लड़कियों का मेकअप करती है। तेरे जैसी काली बदसूरत लड़की का मेकअप करवाकर मैं इसका समय बर्बाद नहीं करना चाहती। तू जा यहाँ से। राजकुमारी जी, आपकी ये बहन तो कहीं से भी राजकुमारी नहीं लगती। पता नहीं आपके खानदान में ये कैसे पैदा हो गई। तुमने बिल्कुल सही कहा। इसकी शक्ल सूरत देखकर तो लगता है इसे किसी नाली के किनारे से उठा कर लाया गया है। अपनी बेइज्जती होते देख सिंड्रेला को बहुत बुरा लगता है और वो रोती हुई वहां से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन महल की दो नौकरानी आपस में बात कर रही थी। कुछ ही दिनों में हमारे महाराज रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद दोनों राजकुमारियों को गद्दी पर बैठाकर उन दोनों में इस राज्य के 2 हिस्से करके बांट दिया जाएगा। उधर रोजी ये बात सुन लेती है। अरे नहीं, अगर ऐसा हो गया तो सिंड्रेला आधे राज्य की रानी बन जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ही इस पूरे राज्य की रानी बनकर यहाँ राज करूंगी। लेकिन इसके लिए मुझे सिंड्रेला को रास्ते से हटाना होगा। फिर कुछ दिनों बाद रोजी सिंड्रेला को समंदर में सैर कराने ले जाती है और मौका देखकर उसे धक्का देकर पानी में गिरा देती है। सिंड्रेला को तैरना नहीं आता था। वो पानी में डूबने लगती है। तभी वहां एक शार्क आकर सिंड्रेला को निगल जाती है। ये देख रोजी बहुत खुश होती है। अरे वाह, इस शार्क ने तो मेरा काम आसान कर दिया। उसके बाद रोजी महल जाकर सबको सिंड्रेला की मौत की खबर सुना देती है। राजा अपनी बेटी की मौत पर बहुत दुखी होता है और दूसरी तरफ समंदर में रहने वाली एक जलपरी की नजर उस शार्क पर पड़ती है। अरे लगता है इस शार्क ने किसी इंसान को निगला है।
मुझे फौरन उस इंसान को बचाना होगा। उसके बाद जलपरी शार्क को लाल रंग का जादुई पानी पिला देती है और अगले ही पल शार्क जोर से उल्टी करने लगती है। तभी सिंड्रेला शार्क के मुंह से बाहर निकल आती है। सिंड्रेला जलपरी को अपनी धोखेबाज बहन के बारे में सब बता देती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही सलामत महल पहुंचा दूंगी। उधर महल में रोजी को रानी बनाने की तैयारी चल रही थी। तभी जादुई कालीन पर उड़ती हुई सिंड्रेला महल के अंदर दाखिल हो जाती है। उसके बाद सिंड्रेला अपने पिताजी और सभी दरबारियों को रोजी के बुरे इरादों के बारे में सब बता देती है। सिंड्रेला की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। तुम बहुत बुरी हो रोजी, तुमने लालच में आकर अपनी बहन के साथ धोखा किया है, इसीलिए अब मैं सिंड्रेला को उस पूरे राज्य की रानी बनाऊंगा। उसके बाद राजा सिंड्रेला को उस राज्य की रानी बना देता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। सिंड्रेला को रानी के रूप में देख राज्य के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर सिंड्रेला खुशी से राज करने लगती है। एक बार की बात है, परी देश में कोमल नाम की एक रानी परी रहती थी। कोमल परी बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। यहाँ तक कि वो कभी किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं करती थी और हमेशा सभी परियों का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य की रानी विमला परी वहां आ जाती है और कोमल परी को अपने साथ लड़ाई करने के लिए ललकारने लगती है। सुन कोमल, मैं तेरे साथ लड़ने आई हूँ। मेरे शर्त है, अगर तूने मुझे लड़ाई में हरा दिया तो मैं अपने राज्य का आधा खजाना तुझे दे दूंगी, लेकिन अगर कहीं तू हार गई तो मैं तेरे महल का आधा खजाना उठाकर अपने साथ ले जाऊंगी। विमला परी की बात सुनकर कोमल परी की दरबारी परियों को बहुत गुस्सा आता है। रानी जी, ये पड़ोसी राज्य की बदतमीज रानी परी आपको लड़ने के लिए ललकार रही है। आप खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? तलवार उठाकर इसे सबक सिखाओ। फिर मजबूरी में कोमल परी तलवार उठाकर विमला परी के सामने खड़ी हो जाती है। विमला परी अपने शेर पर सवार होकर दोनों हाथों में तलवार पकड़ लेती है। तभी विमला परी का शेर जोरदार दहाड़ मारने लगता है। ये देख कोमल परी घबरा जाती है और तलवार छोड़कर घुटने पर बैठ जाती है। अरे ये क्या, मैं तो सोच रही थी तू मेरा मुकाबला करेगी, लेकिन तू तो एक नंबर की डरपोक निकली। लड़ने से पहले ही तूने हथियार डाल दी। अब मैं तेरी महल का आधा खजाना अपने साथ ले जाऊंगी। उसके बाद विमला परी महल से आधा खजाना उठाकर अपने राज्य लौट जाती है। इस बात से सभी परियां बहुत नाराज होती हैं और कोमल परी को भला बुरा कहने लगती हैं। अरे हमारी रानी ने तो हमारी नाक कटवा दी, इसके जैसी डरपोक रानी परी मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ तुम ठीक कहती हो, मुझे तो इसे अपनी रानी कहने में भी शर्म आ रही है। इस डरपोक रानी परी को परी देश में रहने का कोई हक नहीं है। चलो इसका मुंह काला करके इसे परी देश से बाहर भगा देते हैं। उसके बाद सभी परियां मिलकर रानी परी के चेहरे को काला कर देती हैं और उसे छोटे से घसीटते हुए परी देश से बाहर भगा देती हैं। अपनी बेइज्जती पर कोमल परी को बहुत दुख होता है और वो रोती हुई पास के जंगल में चली जाती है। फिर कोमल परी एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी वहां सुरभि नाम की एक लड़की आ जाती है और वो एक कराटे चैंपियन थी। अरे तुम कौन हो और इस तरह दुखी होकर क्यों रो रही हो? किसी ने तुम्हें मारा है क्या? मुझे बताओ, मैं उसके दांत तोड़ दूंगी। फिर रानी परी सुरभि को अपने बारे में सब कुछ बता देती है।
अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कराटे सिखाकर तुम्हें एक बहादुर परी बना दूंगी। उसके बाद तुम किसी से नहीं डरोगी। ये सुनकर कोमल परी खुश हो जाती है। फिर सुरभि परी कोमल परी को अपने घर ले जाती है और अगले दिन से उसे कराटे सिखाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सुरभि रोज कोमल परी को जंगल के जंगली जानवरों से लड़वाकर उसके दिल का सारा डर खत्म कर देती है। फिर महीनों की कड़ी मेहनत के बाद कोमल परी पूरी तरह कराटे के दांव पेच सीख जाती है। अब तुम पूरी तरह तैयार हो चुकी हो, चलो उस विमला रानी को सबक सिखाते हैं। फिर वो दोनों विमला रानी के महल में पहुंच जाती हैं। उसके बाद कोमल परी विमला परी को अपने साथ लड़ने के लिए ललकारने लगती है। विमला परी फिर से कोमल परी के साथ लड़ने के लिए आ जाती है, लेकिन इस बार कोमल परी विमला परी को हरा देती है। अरे अचानक ये कोमल इतनी बहादुर कैसे हो गई? इसने तो मुझे पल भर में धूल चटा दी। अब मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगी। इस तरह विमला परी अपनी हार मान लेती है और कोमल परी के खजाने के साथ साथ उसे अपने राज्य का आधा खजाना भी दे देती है। उसके बाद वो सारा खजाना लेकर कोमल परी सुरभि परी के साथ बड़ी शान से अपने परिदेश चली जाती है। कोमल परी का नया रूप देख सभी परियां आश्चर्य से उसे देखने लगती हैं। फिर कोमल परी सारा खजाना परियों के सामने रख देती है। ये देख सभी परियां बहुत खुश होती हैं और कोमल परी की जय जयकार करने लगती हैं। उसके बाद कोमल परी सुरभि परी को अपनी मंत्री बना देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और कोमल रानी परी फिर से हंसी खुशी अपने महल में रहने लगती है। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई लिपस्टिक के स्विमिंग पूल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई लिपस्टिक के स्विमिंग पूल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में आरती नाम की लड़की रहती थी। फिर एक दिन आरती अपनी सहेलियों के साथ समुंदर में नहाने जाती है। घर के पानी में चाहे जितना भी नहा लो, लेकिन समुंदर में नहाने का मजा ही कुछ और है। आज हम सभी जी भर के समुंदर में नहाएंगी। हाँ, समुंदर में नहाने के बाद अगर ताजी ताजी मछलियाँ खाने को मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा। तू तो हमेशा खाने के बारे में सोचती है, लेकिन फिक्र मत कर, नहाने के बाद हम सभी यहाँ से मछलियाँ पकड़कर उन्हें भून कर खाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद वो सभी लड़कियाँ समुंदर के किनारे पहुँच जाती हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ एक बहुत ही सुंदर घर दिखाई देता है। अरे ये घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन समुंदर के किनारे इतना सुंदर घर किसने बनाया होगा? चलो इस घर के अंदर चलकर देखते हैं। फिर वो सभी लड़कियां उस घर के अंदर चली जाती हैं। अंदर जाते ही उन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल दिखाई देता है। अरे ये क्या, बाहर से ये घर तो छोटा सा नजर आता है, लेकिन इसके अंदर तो इतना बड़ा स्विमिंग पूल है। सच में ये तो बहुत ही विचित्र प्रकार का घर है। ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं आती, हमारे सामने इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, चलो इसके अंदर कूदकर नहाते हैं। इतना कहकर मीना स्विमिंग पूल में छलांग लगा देती है। उसे देख सभी लड़कियां भी स्विमिंग पूल में उतरकर नहाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक स्विमिंग पूल के पानी में बहुत सारे लिपस्टिक प्रकट हो जाती हैं। अरे ये क्या, यहाँ इतनी सारी लिपस्टिक कहाँ से आ गई? ये लिपस्टिक तो देखने में बहुत सुंदर है। आरती फौरन एक लिपस्टिक को खोलकर अपने होठों पर लगा लेती है और अगले ही पल वो बहुत खूबसूरत बन जाती है। उसे देख सभी लड़कियां लिपस्टिक पकड़कर अपने होठों पर लगाना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वो सभी लड़कियां खूबसूरत बन जाती हैं। लेकिन तभी गलती से मीना की लिपस्टिक उसके कपड़ों के ऊपर लग जाती है और मीना के कपड़े सोने के बन जाते हैं। अरे ये लिपस्टिक तो जादुई है, देखो मेरे कपड़े सोने में बदल गए।
ये देख सभी लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके बाद सभी लड़कियां एक एक कर अपने कपड़ों पर लिपस्टिक लगाना शुरू कर देती हैं और उन सभी के कपड़े भी सोने में बदल जाते हैं। इतना सारा सोना देख सभी लड़कियां खुशी से उछल पड़ती हैं। चलो स्विमिंग पूल की सारी लिपस्टिक लेकर अपने घर चले जाते हैं। फिर वो सभी लड़कियां मिलकर स्विमिंग पूल से सारी लिपस्टिक निकालकर अपने घर ले जाते हैं। लेकिन उसी रात अचानक आरती के घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। अरे मुझे परेशान करने इतनी रात को कौन आया है? फिर आरती उठकर दरवाजा खोल देती है और सामने का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। आरती के दरवाजे पर एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। क्यों रे लड़की, मेरे स्विमिंग पूल में जादुई लिपस्टिक चुराने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो आपका घर है, वरना हम वहाँ कभी नहीं जाते। मैं तुझे सिर्फ एक शर्त पर माफ करूंगी। मुझे मेरी सारी जादुई लिपस्टिक वापस चाहिए। तू अपनी सभी सहेलियों को लेकर गांव के पिछले वाले मैदान में आ जा। अगर गिनती में मेरी एक भी लिपस्टिक कम हुई तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल गांव के पीछे वाले मैदान में चली जाती है। उसके बाद आरती एक एक कर अपनी सभी सहेलियों के घर जाकर उन्हें चुड़ैल के बारे में बता देती है। चुड़ैल का नाम सुनते ही वो सभी लड़कियां डर से कांपने लगती हैं और अपने अपने घरों से जादुई लिपस्टिक लेकर आरती के साथ गांव के पीछे वाले मैदान में पहुंच जाती हैं। तभी आरती देखती है कि चुड़ैल एक बड़े पत्थर के ऊपर बैठकर उनका इंतजार कर रही है। आरती फौरन अपनी सहेलियों को लेकर चुड़ैल के सामने पहुंच जाती है। देखिए चुड़ैल जी, हम सारी जादुई लिपस्टिक लेकर आ गए, ये लीजिए। फिर आरती और उसकी सभी सहेलियां चुड़ैल के सामने ढेर सारी जादुई लिपस्टिक रख देती हैं। उसके बाद चुड़ैल एक एक कर लिपस्टिक गिनना शुरू कर देती हैं। हाँ, गिनती में सभी लिपस्टिक बराबर हैं। तुम लोगों ने एक भी लिपस्टिक नहीं चुराई। इस बात से मैं खुश हूँ। शुक्र मानो कि मैं एक शाकाहारी चुड़ैल हूँ, वरना मैं तुम सबको मार कर खा जाती। इतना कहकर चुड़ैल अपनी सभी जादुई लिपस्टिक लेकर वहां से गायब हो जाती हैं। उसके बाद आरती और उसकी सहेलियां राहत की सांस लेती हैं और अपनी इस गलती से सबक लेकर लालच से दूर रहने की कसम खाती हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई लिपस्टिक के स्विमिंग पूल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा लालच से दूर रहना चाहिए और कभी भी किसी पराई चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई लहंगे के स्विमिंग पूल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई लहंगे के स्विमिंग पूल की कहानी। एक बार की बात है, परी देश में अनीता नाम की एक खूबसूरत परी रहती थी। साथ ही वो अच्छी सोच वाली और सबकी मदद करने वाली परी थी। वो समय समय पर पृथ्वी के लोगों की मदद करने जाया करती थी। फिर एक दिन अनीता परी पृथ्वी की सैर कर रही थी कि तभी उसे एक गांव के चौराहे पर 3 लड़कियां उदास बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये देख अनीता परी फौरन उनके पास पहुंचकर उनकी उदासी का कारण पूछने लगती है। अरे क्या हुआ? अभी तो तुम सबकी हंसने खेलने की उम्र है और तुम सब इस तरह बेजान मूर्ति की तरह बैठी हो। आखिर क्या बात है? हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास खर्चे के लिए बिल्कुल पैसे नहीं रहते। शहर की लड़कियां तो बहुत ही मजे की जिंदगी जीती हैं, उन्हें देखकर हमें बहुत बुरा लगता है। अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बदलने का एक मौका देती हूँ, चलो मेरे साथ। इतना कहकर अनीता परी वहाँ जादुई कालीन प्रकट कर देती है। उसके बाद वो तीनों लड़कियों को जादुई कालीन पर बैठाकर परी देश ले जाती है। वहाँ का सुंदर नजारा देख तीनों लड़कियों के होश उड़ जाते हैं।
अरे वाह, ये परिदेश तो कितना खूबसूरत है। ये तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की हर चीज खूबसूरत है। हाँ, तुमने सही कहा, यहाँ की सड़कें भी आईने की तरह चमक रही हैं। सच में यहाँ रहने वाली परियां बहुत किस्मत वाली हैं। उसके बाद अनीता परी उन तीनों को एक बड़े स्विमिंग पूल में ले जाती है। स्विमिंग पूल के कोने में ढेर सारे सुंदर सुंदर लहंगे पानी के ऊपर तैर रहे थे। अरे वाह, ये लहंगा तो बहुत ही खूबसूरत है। देखो, ये सब लहंगे जादुई हैं। तुम तीनों अपनी पसंद का लहंगा ले सकती हो, लेकिन उनके लिए तुम्हें स्विमिंग पूल के पानी में तैरकर लहंगों तक पहुंचना होगा। ये सुनकर तीनों लड़कियां खुश हो जाती हैं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो अभी 2 मिनट में तैरकर लहंगों तक पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है, अब तुम सभी पानी में छलांग लगाकर तैरना शुरू कर दो। अनीता परी के इतना कहते ही वो तीनों लड़कियां पानी में कूदकर तैरना शुरू कर देती हैं। लेकिन तभी अचानक एक मगरमच्छ नैना और सुनैना के पैरों को पकड़ लेता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये मगरमच्छ कहाँ से आ गया? इसने मेरी टांग पकड़ ली है। ये मगरमच्छ छोड़ मुझे। अरे नहीं, ये मगरमच्छ तो मेरे पैरों को अपनी दांतों से काट रहा है। अरे ये सब क्या हो रहा है परी जी? लगता है तुम दोनों बहुत झूठ बोलती हो और लोगों को धोखा देती हो, इसीलिए इस जादुई मगरमच्छ ने तुम्हारे पैरों को पकड़ लिया है। ये तुम्हें आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि इस स्विमिंग पूल में सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोग ही तैरकर लहंगों तक पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ गीता बड़े आराम से स्विमिंग पूल तैरती हुई आगे बढ़ रही थी और देखते ही देखते वो लहंगों तक पहुंच जाती है। उसके बाद गीता अपनी पसंद का लहंगा उठाकर स्विमिंग पूल के बाहर आ जाती है। गीता को उसकी पसंद का लहंगा मिल गया है। तुम दोनों झूठी हो, इसीलिए तुम्हें लहंगा नहीं मिलेगा। चलो स्विमिंग पूल से बाहर आ जाओ। उसके बाद नैना और सुनैना उदास होकर स्विमिंग पूल से बाहर निकल आती हैं। फिर अनीता परी उन तीनों को जादुई कालीन पर बैठाकर उनके गांव तक पहुंचा देती है। गीता खुशी खुशी जादुई लहंगे को लेकर अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ नैना और सुनैना को गीता से बहुत जलन होने लगती है। फिर रात होते ही दोनों हाथों में मशाल लेकर गीता के घर पहुंच जाते हैं। अरे तुम दोनों इतनी रात को मेरे घर पर ये जलती हुई मशाल लेकर क्यों आई हो? चल सीधी तरह वो जादुई लहंगा हमें दे दे, वरना हम तुझे और तेरे घर को जलाकर राख कर देंगे। ये सुनकर गीता घबरा जाती है। तभी गीता का जादुई लहंगा उससे कहता है, सुनो गीता, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम फौरन मुझे उठाकर पहन लो, फिर मैं इन्हें सबक सिखाता हूँ। ये सुनते ही गीता उस जादुई लहंगे को उठाकर पहन लेती है और अगले ही पल उसके हाथ में एक बड़ी तलवार प्रकट हो जाती है। अरे नहीं, ये इसके हाथों में तो तलवार आ गई। अब हम क्या करें? चल यहाँ से भाग चलते हैं, इसे बाद में देख लेंगे। लेकिन तभी गीता उन दोनों की चोटी पकड़ लेती है और हवा में उड़ाकर उन्हें एक गंदी नाली में ले जाकर पटक देती है। अगर आज के बाद तुम दोनों मेरे घर के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस बार तो मैंने तुम्हें नाले में फेंका है, अगली बार मैं तुम्हें समुंदर में डुबाकर मार दूंगी। गीता की ये धमकी सुनकर दोनों घबराकर वहां से भाग जाती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ जादुई लहंगा गीता को बहुत अमीर बना देता है और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई लहंगे के स्विमिंग पूल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे और सच्चे लोगों को एक दिन उनकी ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई बादलों में हिल शो के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बादलों में जादुई हिल शो के पेड़ की कहानी। बहुत पुरानी बात है।
आनंदपुर नाम के गांव में रश्मि नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। लेकिन वो जितनी खूबसूरत थी उससे भी ज्यादा खूबसूरत पेंटिंग बनाती थी। उसी गांव में निकिता नाम की एक बुरी लड़की रहती थी जो रश्मि से बहुत जलती थी। फिर एक दिन कॉलेज में पेंटिंग की प्रतियोगिता होती है। वहां मौजूद एक अमीर आदमी रश्मि की पेंटिंग खरीदकर उसे 2 लाख रुपए दे देता है। ये देख निकिता गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे, इस रश्मि ने सिर्फ एक पेंटिंग बनाकर 2 लाख रुपए कमा लिए। अगर इसी तरह चलता रहा तो ये तो करोड़पति हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे इसकी तरक्की देखी नहीं जा रही, मुझे कुछ करना होगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रश्मि कॉलेज की छत पर बैठकर पेंटिंग बना रही थी कि तभी निकिता वहां पहुंच जाती है और धोखे से रश्मि को धक्का दे देती है। कॉलेज की छत से गिरने की वजह से रश्मि की एक टांग और एक हाथ बुरी तरह टूट जाते हैं। माफ करना, आपकी बेटी का एक पैर और एक हाथ कभी ठीक नहीं हो सकता और आपकी बेटी पूरी जिंदगी अपाहिज बनकर रहेगी। डॉक्टर की बात सुनकर रश्मि और उसकी माँ रोने लगती हैं। इसका मतलब मैं कभी जिंदगी में दोबारा पेंटिंग नहीं बना पाऊंगी। जब ये बात निकिता को पता चलती है तो वो मन ही मन बहुत खुश होती है। रश्मि छत से गिरकर मरी नहीं तो क्या हुआ, अब वो पूरी तरह अपाहिज हो चुकी है और जिंदगी में कभी कोई पेंटिंग नहीं बना पाएगी और ना ही उसके पास कभी पैसे आएंगे। लेकिन फिर एक दिन रश्मि के घर में वही अमीर आदमी आता है जिसने उसकी पेंटिंग 2 लाख रुपए में खरीदी थी। बेटी, मैं तुमसे कुछ पेंटिंग खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए पेंटिंग बना सकती हो? मुझे माफ करना अंकल जी, अब मैं कभी पेंटिंग नहीं बना सकती। छत से गिरने की वजह से मेरा एक हाथ और एक पैर पूरी तरह टूट चुका है और ये कभी ठीक नहीं होंगे। रश्मि की बात सुनकर आदमी को उस पर बहुत दया आती है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं एक जादूगरनी को जानता हूँ, वो तुम्हें पूरी तरह ठीक कर सकती है। फिर अगले ही दिन वो आदमी रश्मि को जादूगरनी के पास ले जाता है और जादूगरनी को सारी बात बता देता है। जादूगरनी रश्मि को अपनी जादुई झाड़ू पर बैठाकर एक जंगल में पहुंच जाती है। वहां एक बहुत ही सुंदर चमकदार पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत ही सारे हिल्स वाले जूते झूल रहे थे। जादूगरनी एक जोड़ी जूते तोड़कर रश्मि के पैरों में पहना देती है और उन्हें पहनते ही रश्मि के पैर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। अरे, ये तो कमाल हो गया, मेरे पैर पहले की तरह ठीक हो चुका है, लेकिन मेरा हाथ अभी भी टूटा हुआ है। जादूगरनी पास ही लटक रहे 2 जादुई दस्ताने तोड़कर रश्मि को देती है। बेटी, तुम ये जादुई दस्तानों को अपने हाथों में पहन लो। रश्मि जल्दी से जादुई दस्तानों को अपने हाथों में पहन लेती है और तभी उसका हाथ पूरी तरह ठीक हो जाता है। ये देख रश्मि खुशी से उछल पड़ती है। उसके बाद वो जादूगरनी का शुक्रिया अदा करती है और फिर वो आदमी रश्मि को उसके घर पहुंचा देता है और अगले दिन से रश्मि पेंटिंग बनाना शुरू कर देती है। जब ये बात निकिता को पता चलती है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अरे, ये रश्मि की बच्ची इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? रातों रात ऐसा क्या चमत्कार हो गया? फिर एक दिन रश्मि कॉलेज की लड़कियों के साथ पिकनिक मनाने एक पहाड़ पर जाती है। यही अच्छा मौका है, मैं इस रश्मि को पहाड़ से धक्का देकर नीचे खाई में गिरा दूंगी, फिर हमेशा के लिए इसका किस्सा ही खत्म हो जाएगा। इतना कहकर निकिता रश्मि को धक्का देने के लिए उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन तभी जादुई हिल्स वाले जूते रश्मि को हवा में उड़ा देते हैं और निकिता अपना संतुलन खोकर नीचे खाई में गिर जाती है। अरे नहीं, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन निकिता बच नहीं पाती और खाई में गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। इस तरह उसे उसकी किए की सजा मिल जाती है। तो आपने देखा दोस्तों, बादलों में जादुई हिल शू के पेड़ की कहानी।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की तरक्की देखकर जलना बुरी बात है। दूसरों को पीछे करने की फिक्र में अपना समय बर्बाद करने से बेहतर है हमें मेहनत करके खुद आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।